सभी लोगों को जोहार। आज हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा के संदर्भ में नागपुरी भाषा और साहित्य के अंतर्गत लोक कथा तिरियाचरित को देखेंगे। तिरियाचरित जो कहानी है वो एक राजकुमार की कहानी है और कैसे वो तिरियाचरित्र के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो घर से निकलता है, कैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यही है तिरियाचरित की कहानी। और अब हम शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और राजा का एक बेटा था राजकुमार। उस राजकुमार को राजा ने बहुत पढ़वाया लिखवाया, बहुत ही ज़्यादा, और राजकुमार बहुत विद्वान हो गया। और जब उसने विद्योपार्जन कर लिया, जब वो विद्वान हो गया तो राजा ने राजकुमार की शादी एक बुद्धिमान राजकुमारी के साथ कर दी। अब एक दिन क्या होता है, इन लोगों का जीवन सुख चैन से गुजर रहा होता है। एक दिन राजकुमार जो है अपनी पत्नी राजकुमारी के पास अपनी प्रशंसा करने लगता है, अपनी आत्म प्रशंसा, जिसको कहते हैं बड़वारी करने लगता है अपने बारे में। और राजकुमार क्या बड़वारी करता है, तो राजकुमारी को बोलता है कि दुनिया में ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जिसको मैंने पाया नहीं है, जिसको मैंने पढ़ा नहीं है। तो राजकुमारी मुस्कुराती है और बोलती है कि क्षमा कीजिए राजकुमार, आप वाकई में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने सारी विद्याओं को आपने सीख लिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो राजकुमार को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसके बारे में भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो दुनिया में जितने भी ज्ञान की चीज़ें हैं सारी सीख रखी हैं। तब वो अपनी पत्नी से बोलता है कि हाँ राजकुमारी, बताइए ऐसी कौन सी विद्या है जो मैंने नहीं सीखी है। तो राजकुमारी बोलती है कि तिरियाचरित की विद्या, तिरियाचरित की विद्या अभी आपने नहीं सीखी है। तो राजकुमार बोलता है कि ठीक है, मैं अभी इस तिरियाचरित को विद्या को सीखूँगा, पहले ये बताओ कि ये तिरियाचरित की विद्या कहाँ मिलेगी। तो राजकुमारी कहती है कि तिरियाचरित की विद्या तो तिरिया के पास ही मिलेगी, और वो तिरिया को खोजने के लिए निकल पड़ता है। अब वो नगर में घूमता है, जगह जगह घूमता है और लोगों से पूछता है कि तिरियाचरित की विद्या की पढ़ाई कहाँ होती है, तो मुझे तिरियाचरित की विद्या सीखनी है। तो जितने भी लोगों से राजकुमार पूछ रहा होता है तो सारे लोग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तिरियाचरित की जो विद्या है वो तो तिरिया के पास ही मिलेगी, और तो कहीं वो मिल नहीं सकती, और कोई दुनिया में दूसरा कोई उसे दे नहीं सकता। तब ये आके राजकुमार वापस लौटता है, अपनी पत्नी को बतला देता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तिरियाचरित की विद्या सीखने के लिए, तो लोग मुझे बतला नहीं रहे हैं और लोग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तिरियाचरित की विद्या तो तिरिया ही जानेगी, तिरिया के पास ही आपको ये विद्या मिलेगी। तब राजकुमारी बोलती है कि हाँ, अगर आपको तिरियाचरित की विद्या सीखनी है तो रोज़ रात को आपको नगर में वेश बदल कर आपको घूमना पड़ेगा, और आप देखिएगा कि आपको तिरियाचरित की विद्या की प्राप्ति होने शुरू हो गई है। और राजकुमार जो है राजकुमारी के कहे अनुसार नगर में वेश बदल कर घूमने लगता है, और वो रोज़ किसी न किसी घर के आसपास रहता है, किसी घर के पिछवाड़े जाकर घर में जो बात होती है उनको सुनता है। तो एक दिन राजकुमार जो है वो एक सौकड़ा मतलब साहूकार, एक सौकड़ा के घर के पीछे जाके राजकुमार जब चुपचाप कान लगाकर सुन रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि जो सौकड़ा है वो कहीं बाहर जा रहा है। कहाँ बाहर जा रहा है, तो वो प्रदेश जा रहा है, और वो अपने पत्नी को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए प्रदेश, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हें मैं अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, और तुम अपना ख्याल रखना मेरे जाने के पश्चात, और मेरे माँ पिता का भी ख्याल रखना। तो बोलती है कि हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि आप
चले जाइएगा। लेकिन क्या किया जाए कि व्यापार वाणिज्य जो है हम साहूकारों का पेशा है, और हम अगर ये ना करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। क्योंकि वो बोलती है कि सोकड़ा की पत्नी की ख के पहले क आता है, मतलब ख के पहले क, मतलब क से कमाना और ख से खाना। तो खाने से पहले कमाना, ख से पहले क आता है, यही चीज़ वो बोलती है। और सोकड़ा का जो बेटा होता है, साहूकार का बेटा, वो बोलता है कि तुम्हें इस कोठरी में अकेला सोना पड़ेगा। ये सोच सोच के बहुत मुझे दुख होता है। तो फिर ये बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से जाइए अपने व्यापार वाणिज्य के लिए जहाँ आप जा रहे हैं, और तब तक मैं सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगी। इसके बाद फिर अगले दिन क्या होता है कि साहूकार जो है अपना घोड़े में सामान वामान लोड करवाता है, और जितने भी नौकर चाकर वगैरह उसके साथ होते हैं, क्योंकि ये लंबे बड़े वाणिज्य व्यापार के लिए कुछ खरीदने कुछ बेचने के लिए जा रहा होता है, तो और भी लोग इसके साथ में होते हैं। और ये फिर अगले दिन निकल जाता है अब प्रदेश। अब जो सोकड़ा की पत्नी होती है, राजकुमार अभी भी सोकड़ा के घर के पीछे जाके जब वो बतलाता है अपनी पत्नी को जाके कि सोकड़ा तो जो साहूकार का बेटा है वो प्रदेश जा रहा है कमाने के लिए, तब राजकुमारी बोलती है कि आप बिल्कुल उसी घर के पिछवाड़े में रोज़ रात को बातें सुना कीजिए, देखा कीजिए, आपको ज़रूर क्रियाचरित की विद्या की प्राप्ति होगी। तब राजकुमार वापस दूसरे दिन जब उसका पति चला जाता है, सोकड़ा का बेटा जब चला जाता है प्रदेश, तब फिर राजकुमार उसके घर के पीछे जाता है रात को। तो देखता क्या है कि आधी रात को सोकड़ा की जो पत्नी होती है वो एक बड़ा सा थाल लेके, उस थाल में बहुत सारे पकवान वगैरह होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, वो लेके घर से बाहर निकलती है। और नगर के बाहर में एक मठ होता है, मठ मतलब जहाँ साधु संत वगैरह रहते हैं, तो उस मठ की ओर वो बढ़ती है। तो राजकुमार भी उसी का पीछा करने लगता है छिपते हुए, और देखता है कि वो मठ के अंदर जाती है, और राजकुमार भी वहाँ पहुँच जाता है। तो देखता है कि वहाँ एक साधु है, उस साधु को वो खिलाती पिलाती है बहुत अच्छे से, और उसको फिर प्यार प्रेम से बातें करती हैं, और फिर लौट आती है। और रोज़ रात को जब साहूकार का बेटा जब प्रदेश में रहा होता है, तो रोज़ रात को ये उसकी पत्नी का एक ड्यूटी सा बन गया था, कर्तव्य सा बन गया था कि वो अपनी थाली में पकवान लेके जाती थी और उसको खिलाती पिलाती थी, और प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। अब ऐसे ही देखते देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। और साहूकार जो है वो प्रदेश से आता है, तो प्रदेश से आता है तो बहुत सारी चीज़ वस्तुएं वगैरह लेके आता है। तो इन सबों को रखने में, सजाने में, उसके बाद पति को के लिए खाना बनाने में, उसको खाना खिलाने में काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर जब ये लोग सोने जाते हैं, तब फिर वो जो पत्नी होती है वो अपने पति का पाँव वाँव भी दबाती है। और चूँकि पति उतने दिनों के बाद विदेश से आया होता है, और पहले महिलाएं, पहले के समय में जो आज से 50-60 साल पहले लोग ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि जब पति बाहर से आया करता था तो महिलाएं पाँव दबाया करती थी। तो ये भी पाँव दबाती है, और तब तक जो साहूकार का बेटा होता है, इस महिला का पति, ये सो जाता है। और इस बीच काफ़ी लेट हो गया था, तो जो साहूकार की पत्नी है वो रोज़ के जैसे फिर थाल लेके चुपचाप से वो निकलती है साधु के मठ की ओर। और जब पहुंचती है तो उसको देख के साधु गुस्सा हो जाता है, और साधुओं के पास जो चिमटा होता है उस चिमटा से ही वो उसे मारने लगता है, और फिर बोलता है कि तुमको पता नहीं है कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम इतना लेट कि हम भूख से व्याकुल, तभी से मतलब परेशान हैं, तभी से व्याकुल हैं भूख से। तब बोलती है कि महाराज क्षमा कीजिए, मेरे पति आ गए, और वही जो सामान वगैरह लाए थे उन सबों को सजाने में, उन सबों को रखने में, पति को खिलाने में, उनकी सेवा करने में इतना समय मतलब गुजर चुका, और मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपके पास आने में मुझे लेट हो गई। तो ये बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम अगर झूठ बोलेगी तो हम तुमको ऐसा श्राप देंगे कि तुम जल जाएगी। तब ये रोने लगती, बोलती कि महाराज हमको श्राप मत दीजिए, आप जैसा भी कहिएगा वैसा हम करेंगे। तब साधु बोलता है कि अपने पास से एक कटारी निकालता है, और उसको जो सोकड़ा का बेटा की जो पत्नी होती है, सोकड़ा की जो बहू मतलब छोटे सोकड़ा की जो पत्नी होती है, उसको वो कटारी दे देता था। और फिर बोलता है कि जाओ तुम इस थाली में
जिस थाली में तुम पकवान लेके आई हो इसी थाली में अपने हस्बैंड का तुम सर लेके आओ, कटा हुआ सर। और उसके साहूकार के बेटे की जो पत्नी होती है वो जाती है घर और अपना पति जो सो रहा होता है उसका सर काट के ये वापस मठ में ले आती है। और जब ये साधु देखता है तो फिर काफ़ी मतलब भौचक्का रह जाता है साधु। वो बोलता है कि चलो दूर हटो हत्यारिन, मैंने तुम्हें बोला और तुमने बस अपने पति को मार दिया, और तुम मेरी नज़रों से दूर हटो, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, जब तुमने आज अपने पति को मारा है तो कल जाके तुम मुझे भी मार सकती हो। और फिर वो उस महिला को अपने मठ से साधु बाहर कर देता है। जब वो घर पहुंचती है तो वापस अपने हस्बैंड के सर को, जो उसका कटा हुआ धड़ रहता है, उसके पास ले जाके रख देती है और रोने लगती है, मतलब छद्म विलाप करने लगती है कि किस दुश्मन ने मेरे पति को मार डाला, किसने मेरे पति को काट डाला, मैं जी नहीं पाऊंगी। तब तक घर के सारे लोग आते हैं, उसके सास ससुर भी आते हैं, वो सब भी देख के बहुत विलाप करते हैं। जो अगल बगल के लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो भी आते हैं, वो भी बहुत व्याकुल होते हैं, वो भी बहुत व्यथित होते हैं। और फिर अगले दिन इसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है सोकड़ा के बेटे की। इस बीच में राजकुमार रात को जब घर जाता है तो अपनी पत्नी को बतलाता है सारा वृतांत। तो उसकी पत्नी बोलती है राजकुमारी कि आप अच्छी तरह से त्रियाचरित की शिक्षा पा रहे हैं और ऐसे ही आप लगे रहिए, उनके पीछे रहिए, आप त्रियाचरित की विद्या जरूर सीख जाएंगे। फिर जब दूसरे दिन शमशान घाट में जब उस सोकड़ा के बेटे का अंतिम संस्कार किया जाना होता है, उस वक्त राजकुमार भी पहुंचता है और सोकड़ा की जो पत्नी होती है जिसने अपने पति का सर काटा था वो भी पहन ओढ़ के वहाँ पर पहुँच जाती है। तो राजकुमार बोलता है साहूकार के पत्नी को कि सौवाइन ऊ तो ई का। इसके जवाब में जो महिला होती है वो सती, जो साहूकार के बेटे की पत्नी होती है, वो जवाब देती है रिटर्निंग में ई तो ऊ का। वो जब महिला है जब राजकुमार है वो बोलता है कि सौवाइन ऊ तो ई का, तो उसके रिप्लाई में वो जवाब देती है ये ई तो ऊ का। तो राजकुमार बोलता है कि मैंने इसका मतलब नहीं समझा। तब ये बोलती है कि देखिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं सती होने जा रही हूँ और मेरी एक बहन है और जो सूखे हुए पोखर से पानी भरती है, वो आपको इसका अर्थ बतला देगी। और ये कहते हुए जो सोकड़ा के बेटे की पत्नी होती है वो चिता में कूद जाती है और सती हो जाती है। अब राजकुमार आकर अपने पत्नी को बतलाता है कि वो जो साहूकार के बेटे की जो पत्नी थी वो जब मरने लगी तो उसने मुझे ई तो ऊ का बोला। इसका अर्थ क्या हुआ राजकुमारी, आपको पता है? तो राजकुमारी भी बोलते हैं कि महाराज मुझे भी नहीं पता है। तब फिर बोलता है कि तब तो मुझे इसका अर्थ जानने के लिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तब फिर वो राजकुमार अपना घोड़ा लेके निकलता है और हर जगह, हर नगर, हर गांव वो पूछता जाता है कि आप लोगों ने किसी ऐसी महिला को देखा है जो सूखे हुए तालाब में पानी भरती है? तो सारे लोग अनभिज्ञ रहते हैं, किसी को पता नहीं रहता है। सारे लोग मना करते हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो किसी ऐसी महिला को नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं जानते हैं जो सूखे हुए तालाब में पानी भरती है। और उस जो सोकड़ा की पत्नी जो मर चुकी होती है उसी ने जब बोला था ये तो उका का जो अर्थ है वो मेरी बहन बतलाएगी, तो उसके बहन की खोज में वो तकरीबन 3 महीने गुजर चुके होते हैं। तो एक दिन राजकुमार जो है वो अपने घोड़े के साथ जा रहा होता है कहीं, उसी की खोज में ई तो उका के प्रश्न के जवाब को पाने के लिए। तब तक उसको वो थक जाता है, वहाँ पे वो सोता है, बरगद का एक पेड़ होता है और वहीं पे वो अपने घोड़े को बांधता है और चुपचाप वो लेटा होता है। दोपहर का टाइम होता है, धूप गर्मी का समय होता है। तब वो देखता है कि एक महिला अपने माथे पे घड़ा लेके आ रही है और सूखा हुआ जो टाड़ होता है, टाड़ जो ऊपरी भूमि होती है जहाँ पे दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती की जाती है, तो उस टंगटंग टाड़ में, मतलब उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं था, बिल्कुल परती था, वहाँ पे देख रहा है कि एक महिला घड़ा लेके आ रही है पानी भरने के लिए।
और फिर जैसे ही महिला पहुंचती है उस टाँड़ में आके वो एक अपने पास से फूल निकालती है और फूल को वो फेंकती है। तो राजकुमार क्या देखता है कि वहाँ फूल फेंकने वाले जगह पे एक तालाब का निर्माण हो गया, वहाँ पे अचानक पानी आ गया और वो फिर अपने घड़े में पानी भरती है और वापस चली जाती है। इन सारी चीज़ों को देख के राजकुमार काफ़ी भौचक्का रह जाता है और उसको जो पूछना था वो पूछ भी नहीं पाता है उस महिला से। फिर राजकुमार सोचता है कि जो भी हो आज तो हम पूछ नहीं पाए, कल अगर ये पानी भरने के लिए आती है तो कल मैं पूछ लूँगा। और जैसे ही अगले दिन वो पनिहारी मतलब सौकड़ा के बेटे की पत्नी की जो की बहन होती है, मतलब सौकड़ा के बेटे की साली या सारी बोला जाता है नागपुरी में। तो अगले दिन वो राजकुमार फिर बोलता है, उसके पास पहुंच जाता है। जैसे वो पानी भरने लगती है राजकुमार पास पहुंचता है और बोलता है कि आपकी बहन ने मुझे एक प्रश्न का जवाब जानने को कहा है, कृपा करके आप बता दीजिए। और आपकी बहन तो सती हो चुकी हैं और सती होते वक्त ही उन्होंने ई तो ऊ का बोला था। जब मैंने इसका अर्थ उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अब समय नहीं है, आप मेरी बहन के पास चले जाइए, वो आपको इसका अर्थ बताएगी। और मैं पिछले 3 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ, तो कृपया करके इसका अर्थ बतलाइए। तो वो जो महिला होती है पनिहारिन जो पानी लाने जाती है, वो बोलती है कि ठीक है राजकुमार, हम आपको इसका अर्थ बतलाएंगे, लेकिन ये जो फूल तालाब के बीच में है, इस फूल को आप जरा सा निकाल के मेरे लिए लेते आइए। और राजकुमार तालाब में तुरंत कूदता है और तैरने लगता है। तैरते तैरते जैसे ही राजकुमार तैरता हुआ जाता है, फूल थोड़ा और आगे बढ़ जाता है और ठीक तालाब के बीच में जब जाता है तो फूल स्थिर हो जाता है और राजकुमार उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और अचानक फिर राजकुमार डूबता है तो सीधा पाताल लोक में पहुंच जाता है। पाताल लोक में पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि एक सुंदर सा कंचन का गढ़ है, मतलब सोने का गढ़ है, महल बना हुआ है। और राजकुमार देख के अचंभित होता है, फिर सोचता है कि पता नहीं अंदर चल के देखना चाहिए किसका ये महल है, कौन यहाँ रहता है। और ये सोचते हुए राजकुमार महल के अंदर चला जाता है। लेकिन वो जो महल होता है वो 7 अप्सरा बहनों का होता है। वहाँ पे 7 अप्सरा जो बहनें थी वो रहा करती थी। और राजकुमार सबकी कोठरियों में, सबके कमरे में घूमने लग जाता है। और जैसे घूमता है और घूमते घूमते 6 कोठरी वो घूम चुका होता है और तब तक वो थक जाता है। 7वें कोठरी में पहुंचता है जो सबसे छोटी वाली अप्सरा का होता है, तो वह काफ़ी थक चुका होता है। फिर राजकुमार बोलता है कि अब चाहे जो हो जाए, सोचता है ये अपने मन में कि अब चाहे जो हो जाए, मुझे भूख भी लगी है, मैं यहाँ खा लेता हूँ और थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ। और जो छोटी अप्सरा के लिए वहाँ पे थाल में जो उसका खाना वगैरह रखा हुआ था वो सबको राजकुमार खाता है। कुछ को खाता है, कुछ को छोड़ता है, जूठा करके सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ देता है। और चुपचाप फिर वो जो पलंग, गद्देदार जो पलंग लगा होता है अप्सरा के लिए, वहाँ पे जाके वो सो जाता है। और इस बीच जो अप्सरा बहन लोग जो थे उनका डेली का रूटीन हुआ करता था कि वो फूल चुनने के लिए जाया करती थी 7 बहनें। और जैसे ही ये पहुंचती है छोटी वाली अप्सरा और देखती है उसको भूख लगा होता है तो खाना नदारद है और जो भी बचा हुआ है सारा जूठा पड़ा हुआ है, तब वो सोचती है कि भाई आखिर इसने ऐसा किसने किया। और वो इधर उधर देखने लगती है। तब तक उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पलंग पे एक आदमी सो रहा होता है। वो उसके पास जाती है और जब जाती है छोटी अप्सरा, इसी बीच में राजकुमार की भी नींद खुल जाती है। राजकुमार की नींद जब खुल जाती है तो राजकुमारी बोलती है कि आप डरिए मत। अप्सरा बोलती है कि आप डरिए मत, आप बिल्कुल आराम से रहिए और आप मेरे गोतियाँ हैं, आप मेरे परिचित हैं, आप मेरे अतिथि हैं, सो आप डरिए मत, आप यहीं पे रहिए, सुख चैन से रहिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हम लोग 7 बहनें रोज़ फूल चुनने के लिए जाती हैं। जब हम लोग जाएंगे फूल चुनने के लिए उस वक्त आप निकल के घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। और जब बहनें आ जाएंगी उस वक्त आपको छिपना पड़ेगा इस पर्दे के पीछे, क्योंकि अगर उनको आपके बारे में पता चल गया तो वो फिर आपकी जान ले लेंगे, आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और आप ऐसे ही रोज़ जब मैं जाऊंगी तब आप निकल के टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में घूम सकते हैं, दक्षिण दिशा में मत घूमिएगा। और ये बोलती है। फिर अगले दिन वो लोग फूल चुनने चल जाती है। तो पहले दिन जो है राजकुमार जो है वो पूर्व दिशा की ओर जाता है। पूर्व दिशा की ओर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे
अन्न का भंडार है, बहुत सारे जो फसल वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, बहुत सारे खाद्यान्न रखे हुए हैं, चावल, दाल, उड़द, इस टाइप की चीज़ें जितनी होती हैं सब कुछ वहाँ पे पड़ा होता है, पूरा सब कुछ भरा होता है। उसके बाद राजकुमार वहाँ से लौट जाता है। फिर राजकुमार अगले दिन क्या करता है कि अगले दिन पश्चिम की ओर जाता है। तो पश्चिम की ओर जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा घेरा है, एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर में बहुत सारे भैंसे और बहुत सारी गायें हैं, मतलब वो एक हिसाब से डेयरी फार्म के जैसा था। और वो देख के फिर लौट आता है। फिर तीसरे दिन राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जाता है। जब उत्तर दिशा की ओर जाता है तो वहाँ पे देखता है कुछ दूर जाने के बाद कि एक अस्तबल होता है, अस्तबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो वो अस्तबल होता है, अस्तबल में बहुत सारे घोड़े होते हैं। और राजकुमार फिर वहाँ से भी लौट आता है। तो अब राजकुमार पूर्व दिशा में जा चुका था, पश्चिम दिशा में जा चुका था, उत्तर दिशा में जा चुका था। और दक्षिण दिशा में जाने के लिए जो छोटी अप्सरा थी उसने बिल्कुल इसको वर्जित कर रखा था। राजकुमार को इस चीज़ की कसम दे रखी थी कि आपको दक्षिण की ओर नहीं जाना है। और अब राजकुमार को वहाँ पे 3 दिन हो चुके थे, वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर वो घूम चुका था। अब फिर चौथे दिन राजकुमार सोचता है कि मैंने तीनों दिशाएं तो घूम ही ली, तीनों दिशाओं की ओर जाकर मैंने देख ही लिया, तो क्यों ना मैं आज चौथे दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जाऊँ। हालांकि मुझे तो अप्सरा ने बिल्कुल मना कर रखा है वहाँ पे जाने से, लेकिन फिर भी मैं जाके देखता हूँ कि आखिर क्यों मना किया है। और मैंने तो किसी का नुकसान भी नहीं किया है, तो इसलिए मुझे कोई यहाँ जानता भी नहीं है, तो मुझे वहाँ जाने में किसी प्रकार की मतलब परेशानी नहीं है। और फिर जो राजकुमार है वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है। जब दक्षिण दिशा की ओर वो कुछ दूर बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे हाथी बंधे हुए हैं। और किस चीज़ से बंधे हुए हैं, तो सोने की जंजीर से, सोने के चैन से। और वो एक हाथी के नज़दीक पहुंचता है उसको और गौर से देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। तो जैसे ही पहुंचता है राजकुमार, वैसे ही हाथी ने उसको अपने सूंड में लपेटा और घुमा के ऐसा फेंका कि राजकुमार जाके उसी सूखे हुए टाँड़ में जाके गिरता है जहाँ पे वो पनिहारिन पानी भरने आती है। और वहाँ पे जब राजकुमार गिरता है, वहाँ पहुँचता है, तब फिर रोने लगता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, और हम अपनी प्यारी अप्सरा के बगैर जी नहीं सकते हैं, कोई है जो मुझे वहाँ पहुँचाए। तब तक वो पनिहारिन फिर वापस पानी भरने के लिए आती है उसी सूखे हुए टाँड़ में। और राजकुमार को रोते हुए देखती है तो बोलती है कि क्या राजकुमार, आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई ऐसा, आप बतलाइए कौन सी बात है जिसके लिए आप इतना रो रहे हैं, इतना परेशान हैं। तब राजकुमार जो भी वहाँ पाताल लोक में जो भी बातें, जो भी सारा वृतांत घट चुका होता है वो राजकुमार सुनाता है। और बोलता है उस पनिहारिन को कि आप कृपा करके मुझे वहाँ पे दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि मैं उस अप्सरा के बगैर अब जिंदा नहीं रह सकता। तो पनिहारिन बोलती है कि ठीक है, मैं आपको वहाँ पे भेज दूँगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो राजकुमार पूछता है कौन सा काम। तो बोलती है कि आप घर जाइए और अपने बेटे का सर ला के मुझे दीजिए, तो मैं आपको उस पाताल लोक में वापस भेज दूँगी आपके अप्सरा के पास। राजकुमार जो है वो तैयार हो जाता है कि राजकुमार अपने घर लौटता है। तो घर लौटने पे उसकी पत्नी वहाँ होती है, राजकुमारी, और राजकुमार का बेटा भी होता है। सारे लोग उसे देख के बहुत खुश होता है। और फिर पत्नी पूछती है कि आपने त्रियाचरित्र की विद्या सीखी कि नहीं, क्या हुआ अभी तक आपके त्रियाचरित्र की विद्या का। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ, मैं लगभग सीखने को ही हूँ और कुछ विद्या बाकी रह गई है, तो तुम लोगों की याद आ रही थी इसलिए मैं घर आ गया। जबकि राजकुमार के घर आने का मकसद क्या होता है, अपने बेटे का सर लाने के लिए राजकुमार घर आता है। और फिर कुछ देर रहने के बाद, कुछ दिन, 1 आध दिन रहने के बाद फिर राजकुमार जो है वो बोलता है कि राजकुमारी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी विद्या जो है वो अपूर्ण है, अधूरी है, उसको मुझे पूर्ण करना है, पूरी तरह से सीखना है। तो राजकुमारी बोलती है कि ठीक है। और राजकुमार बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी मेरे साथ जाए, क्योंकि बड़ा होने के बाद इसी को राज्य काज संभालना है, इसी को राजपाट देखना है, तो बाहरी दुनिया को ये देखे हुए रहेगा, तो बाद में इसको शासन करने में परेशानी नहीं होगी। तो राजकुमारी जो है वो बोलती है कि ये तो इतना फूल कुमार सा बच्चा है, इतने सुख सुविधाओं में पला बढ़ा है, सो इसको आप ले जाएंगे तो इसको बहुत तकलीफ़ होगी। तो राजकुमार बोलता है कि इसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं बिल्कुल साथ में हूँ और मैं भी इसका पिता हूँ।
और तुम इसके लिए निश्चिंत रहो, इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट या कोई विपत्ति नहीं आएगी। तब राजकुमारी रोते गाते अनुमति दे देती है कि ठीक है, आप मेरे बेटे को लेते जाइए। अब राजकुमार जब उधर से आने लगता है तो राजकुमारी होती है उन सबों के रास्ते के लिए बहुत सारा खाना वाना, जो सूखी जो खाने की चीज़ें होती हैं उन सबों को बना के दे देती है। और फिर चलते चलते उन लोगों को दोपहर हो जाता है, उस जगह पे पहुंचते हैं उसी बरगद वाले पेड़ के पास। और वहाँ पे पहुँचने के बाद राजकुमार बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पे अपना कलवा कर लेते हैं, मतलब जो दिन का लंच होता है, और वो लोग खाना उसको खाते हैं। और खाने के बाद राजकुमार जो है अपने बेटे को बोलता है कि अब हम लोग खा चुके हैं और धूप भी अभी बहुत ज़्यादा है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। और तो बच्चा भी बोलता है कि ठीक है, हाँ पिताजी, मैं भी वाकई में बहुत थक गया हूँ, तो मैं आराम कर लेता हूँ। और वो आराम करने लगता है, लेकिन राजकुमार जो है इसको नींद चैन कहाँ, क्योंकि इसको तो पता था कि अभी अप्सरा आएगी और उसको मेरे बेटे का सर भी देना है। अप्सरा पहुँचती है तो राजकुमार बोलता है कि आपने बोला था अपने बेटे का सर लाने के लिए, मैं बेटा को लेके आ गया हूँ। तो बोलती है, ये जो पनिहारिन होती है, सौकड़ा के भाई की सौकड़ा के बेटे की जो पत्नी की बहन होती है पनिहारिन, वो बोलती है कि ठीक है, आप ले तो आए हैं, कहाँ है आपका कटारी। तो राजकुमार जो है अपना तलवार निकाल लेता है, बोलता है कि कटारी की क्या ज़रूरत जब मेरे पास तलवार ही है। और फिर वो अपने बेटे का सर काटने के लिए तलवार उठाता है। तब तक जो पनिहारिन होती है जाकर राजकुमार का हाथ पकड़ती है, बोलती है कि अब बस कीजिए, हो गया, और आप त्रियाचरित की विद्या सीखने वाले थे तो आज आप सीख गए। और आपको ई तो ऊ का अर्थ भी आपको खोजना था, तो वो आज आपको पता चल गया, क्योंकि आप दूसरी स्त्री की, पराई स्त्री के प्रेम के चक्कर में पड़ के सारा कुछ आप भूल चुके हैं कि आप जिसकी बलि देने जा रहे थे वो आपका सगा बेटा है। और ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही मेरी बहन ने गलती की थी, वो साधु के प्रेम में पड़कर अपने पति का उसने सर काट दिया था, लेकिन उसका अंततः जाकर क्या हाल हुआ वो आपको भी पता है, और वही गलती अभी आप भी कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से वो बोलती है कि अब आपको ई तो ऊका का पता चल चुका होगा। ई तो ऊका का मतलब होता है पराई स्त्री या पराये पुरुष के प्रेम में पड़कर अपना सुध बुध, अपना जो भी अच्छा बुरा है सब चीज़ों को भूल जाना, वो ई तो ऊका का मतलब हुआ कि पराई स्त्री या पराये पुरुष के प्रेम में पड़कर सब कुछ बर्बाद करना, सारी चीज़ों को क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन चीज़ों पे विचार ही नहीं कर पाता है इंसान। तो आशा करती हूँ कि आप भी सीख गए होंगे। और तो राजकुमार बोलता है कि हाँ, अब हम सीख गए। तो बोलती है कि ठीक है, आप अपने वापस अपने घर लौटिए और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप अच्छे से जीवन बिताइए। और अब मुझे लगता है कि आप त्रियाचरित की विद्या भली भांति जान चुके हैं। तो राजकुमार भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और राजकुमार वापस लौट आता है और अपने घर परिवार वालों के साथ वो सुखीपूर्वक जीवन बिताने लगता है। तो हमारा जो ये कहानी है त्रियाचरित्र, इसके जो मुख्य पात्र हैं, पहला मुख्य पात्र है राजकुमार, दूसरा राजकुमारी, तीसरा सौकड़ा की पत्नी या साहूकार की पत्नी, और चौथा जो इस पे मुख्य पात्र है वो है साधु। पांचवा सौकड़ा की बहन या पनिहारिन, और छठा जो मुख्य पात्र है वो है अप्सरा।
तो ये हमारा जो तिरिया चरित्र की जो कहानी है, लोक कथा है, इस लोक कथा में मुख्य पात्र तो यही हैं हमारे मुख्य पात्र राजकुमार, राजकुमारी, सौकड़ा की पत्नी, साधु, पनिहारिन और अप्सरा, छोटी वाली अप्सरा है। तो यही इसके मुख्य पात्र हैं। पूरी जो लोक कथा है इन्हीं के इर्द गिर्द ये लोक कथा घूमती है। और इस लोक कथा में हम लोगों को अगर शिक्षा की बात बोली जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक शिक्षा भी मिलती है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं वो अपने ईमानदारी और अगर सच्चाई से रहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो अपनी ईमानदारी में अगर थोड़ी सी भी कमी लाते हैं या ईमानदारी की जगह पे बेईमानी उनके जीवन में अगर घुस जाता है, वैवाहिक जीवन में, तो फिर इस तरह की बातें होती हैं, तिरिया चरित्र वाले बातें होती हैं। पर मतलब पराई स्त्री या पराई पुरुष से प्रेम करना, अगर एक जोड़ा है, एक विवाहित कपल है, पति पत्नी, अगर उनमें से कोई एक भी अगर किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष से प्रेम करने लग जाता है तो उसकी जो परिणति होती है, उसका जो अंतिम रिजल्ट होता है वो थोड़ा घातक होता है, वो खतरनाक होता है। तो ये हमारा तिरिया चरित्र हुआ। इसमें राजकुमार जो है, इसमें मुख्य जो वाक्य है ई तो ऊ का, और इसी पे पूरी कहानी है, इसी पे कहानी आगे चलती है। और इसी मुख्य वाक्य की ई तो ऊ का अर्थ पता चलने के बाद इस कहानी की समाप्ति होती है। तो ये हमारा तिरिया चरित्र की कहानी रही। और इसमें से हम लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह भी, जैसे इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो राजकुमार कौन विद्या के नहीं जानत रहे, मतलब राजकुमार तो सारी विद्याएं जानता था, किस विद्या को नहीं जानता था। तो तिरिया चरित्र कर विद्या के राजकुमार नहीं जानत रहे। राजकुमार कौन विद्या के नहीं जानत रहे। तो राजकुमार कौन विद्या के नहीं जानत रहे, तो राजकुमार तिरिया चरित्र के विद्या के नहीं जानत रहे। तो राजकुमार तिरिया चरित्र के विद्या के नहीं जानत रहे। फिर इस पर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि तिरिया चरित्र कर विद्या कने मिलेला। तो तिरिया चरित्र कर विद्या कने मिलेला, कहाँ मिलेला, तो तिरिया चरित्र कर विद्या तिरियाखिन मिलेला। तिरियाखिन या तिरिया के पास। तो यही हमारा टॉपिक रहा तिरिया चरित्र। इससे हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सौकड़ा के घर में मेहरी हर के छोड़ के कने गेलक। तो सौकड़ा घर में मेहरी हर के छोड़ के कने गेलक तो दूसर मुलक जा रहा है। तो ये हमारा तिरिया चरित्र का चैप्टर रहा। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो हमारे यहाँ कोर्सेस में जिन लोगों ने एडमिशन ले रखा है तो उनको हम लोग और भी क्वेश्चन करा रहे हैं। और ऐसे आप लोगों को भी यूट्यूब के माध्यम से मैं और भी क्वेश्चन कराता रहूँगा। और ये हमारा आज का रहा। तो दैट्स ऑल।